देख लेते हैं सट्टा बाजार क्या कह रहा है। जी हां, सट्टा बाजार की रिपोर्ट क्या है महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में, देखिए। वोटिंग खत्म, अब है नतीजों का इंतजार। लेकिन नतीजों से पहले सट्टा बाजार ने बना दी सरकार। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद नतीजों को लेकर सट्टा बाजार हरकत में है। सूत्रों का दावा है कि महाराष्ट्र में करीब 700 करोड़ का सट्टा लग चुका है। सट्टा बाजार की माने तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी और मुख्यमंत्री बनने की रेस में देवेंद्र फडणवीस सबसे आगे हैं और सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी शिवसेना साथ आ सकती है। सट्टा बाजार में भी एग्जिट पोल की तरह सर्वे हुआ है और पार्टियों की सीटों का आकलन किया गया है, जिसके मुताबिक बीजेपी को 138, शिवसेना को 66, कांग्रेस को 31, एनसीपी को 30 और एमएनएस को 7 सीटें मिल सकती हैं। सट्टा लगाने वालों को इन आंकड़ों से 2 कम या 2 ज्यादा पर सट्टा लगाना होगा। यानी सट्टा बाजार ने बीजेपी को 138 सीटें दी हैं तो सट्टा 140 या 136 पर लगाया जाएगा। अगर बीजेपी 136 या उससे नीचे आती है तो 136 पर पैसा लगाने वाला शख्स जीत जाएगा और अगर बीजेपी 140 या उससे ऊपर आती है तो 140 का आंकड़ा लगाने वाला जीत जाएगा। लेकिन 137, 138 या 139 सीटें आने पर जीत सटोरिये की होगी। तमाम चैनलों के एग्जिट पोल में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। एबीपी न्यूज नीलसन ने वोटिंग के ठीक बाद किए सर्वे में बीजेपी को 144 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है। सर्वे में शिवसेना को 77, कांग्रेस को 30, एनसीपी को 29, एमएनएस को 3 और अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। सट्टा बाजार में सबसे बड़ी पार्टी के बाद सबसे ज्यादा सीट जीतने वाले के लिए भी सट्टा लगा है। सट्टा बाजार में बीजेपी का भाव 40 पैसे, शिवसेना का 55 पैसे, कांग्रेस का 95 पैसे और एनसीपी पर ₹1.10 का भाव है। सट्टा बाजार में कम भाव का मतलब जीतने के चांस ज्यादा। यानी अगर कोई बीजेपी पर ₹1 लगाएगा तो बीजेपी के सबसे बड़ी पार्टी बनने पर उसे ₹1.40 मिलेंगे। इसी तरह शिवसेना पर कोई ₹1 लगाएगा और शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी बनी तो उसे ₹1.55 मिलेंगे। सट्टा बाजार के भाव से साफ है कि सट्टा बाजार भी बीजेपी के ही सबसे बड़ी पार्टी बनने का अनुमान लगा रहा है। तमाम एग्जिट पोल की तरह ही सट्टा बाजार के आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आएगी। सट्टोरियों के मुताबिक बीजेपी सबसे ज्यादा सीट हासिल करने में तो कामयाब होगी, लेकिन वो अकेले सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाएगी। ऐसे में सट्टा बाजार का मानना है कि चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी शिवसेना सरकार बनाने के लिए एक साथ जरूर आएगी। ऐसे में चुनाव के बाद कौन सी पार्टी किसके साथ हाथ मिलाएगी, इस पर भी सट्टा खेला जा रहा है। अभी जो भाव चल रहा है उसके मुताबिक बीजेपी शिवसेना गठबंधन 45 पैसे, बीजेपी एनसीपी गठबंधन 90 पैसे और कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ₹1.10। पार्टी से गठबंधन और अब मुख्यमंत्री की कुर्सी, करोड़ों का सट्टा इस कुर्सी पर भी लगा है। अभी जो भाव है उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के नाम पर 35 पैसे, पंकजा मुंडे के लिए 40 पैसे, एकनाथ खड़से 50 पैसे, विनोद तावड़े 55 पैसे, नितिन गडकरी 65 पैसे, पृथ्वीराज चव्हाण 70 पैसे, अजीत पवार पर 90 पैसे का भाव लगा। यहां भी सट्टा बाजार में पैसे जीतने का वही फॉर्मूला है। फडणवीस सीएम बने तो ₹1 के बदले मिलेंगे ₹1.35। मुंबई के अलावा सूरत में भी सट्टा बाजार सक्रिय है। सूरत के सट्टा बाजार में बीजेपी को 147 सीटें, शिवसेना को 78, कांग्रेस को 35 से 36 और एनसीपी को 30-31 सीटें मिलने का अनुमान है। सूरत के सट्टा बाजार में भी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे हैं। महाराष्ट्र में इस बार किसी पार्टी का गठबंधन नहीं है। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और एमएनएस पांचों पार्टियां अकेले मैदान में हैं। अब सट्टा बाजार से लेकर एग्जिट पोल तक सभी अनुमानों पर नतीजे की चादर पड़ेगी 19 अक्टूबर को, लेकिन तब तक बीजेपी जोश में है और बाकी पार्टियां पिछड़ती नजर आ रही हैं। कोई भी अनुमान देखिए, मोटी बात यह कि नरेंद्र मोदी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जवाब विपक्ष के पास नहीं दिख रहा है, कोई तोड़ नहीं दिख रहा है। हमारे साथ एनसीपी से मजीद मेमन साहब जुड़ रहे हैं और उनके सामने बीजेपी से मुख्तार अब्बास नकवी हैं। मेमन साहब, नरेंद्र मोदी कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो कांग्रेस मुक्त भारत ही हो रहा है। नरेंद्र मोदी कहते हैं बहुमत, तो बहुमत ही हो रहा है। हर अनुमान ये कह रहा है
कोई जवाब नहीं है आप लोगों के पास अभी तक। लोकसभा में जो हुआ उसके बीच में अब तक क्या सीखा पार्टी ने? मेमन साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? मेमन साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। मेमन साहब, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, मुझे मिल रही है आवाज। हाँ मेमन साहब, सवाल ये है कि विपक्ष अभी तक कोई जवाब नहीं तलाश पाया नरेंद्र मोदी का। लोकसभा चुनाव में हुआ, उसके बाद अब विधानसभा चुनाव है, इस बीच आप लोगों ने क्या सीखा है? देखिए, ये जो अभी हमारे सामने परिणाम बताए जा रहे हैं, ये एग्जिट पोल सही, मगर ये अनुमान है। जब तक के रविवार में ये सारे आंकड़े सही तौर पर सामने प्रदर्शित नहीं हो जाते, तब तक के हमें इसकी प्रतीक्षा करना उचित होगा। मगर इतना ज़रूर है कि ये सारे विभिन्न प्रकार के एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरता हुआ बताया जा रहा है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर जनादेश प्राप्त करने में भारतीय जनता पार्टी सबसे आगे रही, सबसे सफल रही, तो हम उनके राजनीतिक विरोधी सही, मगर हम उनको इस बात की बधाई देंगे और अभिनंदन उनका करेंगे कि जनादेश जो है उसका हमेशा आदर करना चाहिए। और यही है कि आंकड़े क्या होते हैं आखिर में। जी, वो 19 तारीख की सवाल मेरा मेमन साहब, मेरा वो सवाल नहीं था। अभी भी एक सवाल खड़ा है। मैं ठीक है, आप कह रहे हैं आंकड़ों में, मेरा सवाल कुछ और था। मैं लौटता हूं उसी सवाल पर। नकवी साहब, आप विपक्ष को किस नजर से देखते हैं? आप एक के बाद एक प्रधानमंत्री मोदी जो करे जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं पेश कर पा रहा है विपक्ष, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? देखिए, हमें जो दिखता है वो विपक्ष की नकारात्मक भूमिका, और पूरे के पूरे चुनाव में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में 15 वर्षों से कांग्रेस और एनसीपी सत्ता में थी, लेकिन वो पूरे चुनाव में मोदी जी से सवाल पूछ रही थी, भाजपा से सवाल पूछ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम 15 सालों से सरकार में रहे हों और जो लोग सवाल पूछ रहे थे कांग्रेस और एनसीपी के लोग, वो विपक्ष में रहे हों। तो ये जो नकारात्मक, जिनको सवाल का जवाब देना चाहिए था वो हमसे सवाल पूछ रहे थे, और जिनको सूद ब्याज के साथ जो है वो पूरा जनता को हिसाब किताब देना चाहिए था, वो हिसाब किताब से भाग रहे थे। तो ये जो एक नकारात्मक सोच थी, उस नकारात्मक सोच को लोगों ने रिजेक्ट किया है। उससे भी महत्वपूर्ण है कि देखिए, जो आज देश के लोगों का मूड और माहौल है, वो जुगाड़ और जोड़ तोड़ की सरकारों के लिए रह नहीं गया है। वो स्पष्ट जनादेश और एक पूरी तरह से साफ जनादेश हो, जिससे कि एक पार्टी सरकार बना सके और उस पार्टी से उस जवाबदेही ली जा सके। ऐसा ना हो कि चुनाव के बाद जो है एनसीपी कहीं जा रही है, बीजेपी कहीं जा रही है, शिवसेना कहीं जा रही है, कोई और कहीं जा रहा है, कांग्रेस कहीं जा रही है। तो वो नहीं होना चाहिए। लोगों का अब सीधा सीधा मत हो गया है कि भैया हमने तुमको ये स्पष्ट बहुमत दिया है, निर्णायक जनादेश दिया है, और इस निर्णायक जनादेश का निर्णायक जवाबदेही आपको देनी होगी। मेमन साहब, ये जनता की ये नब्ज पढ़ नहीं पाए हैं आप लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे आप हो, ये मानते हैं आप? नरेंद्र मोदी ज्यादा अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँगा, नकवी साहब, देखिए, निर्णायक जनादेश है या नहीं, ये 19 को पता चलेगा। सबसे बड़ी पार्टी भैया भी बन रही है, मैंने उसके लिए उनको बधाई दे दी, मगर क्या वो निर्णायक फैसला है? क्या उन्हें किसी के सहायता की आवश्यकता नहीं होगी? इसके लिए हमें 3 दिन रुकना है, इसलिए पहले से कुछ कहना उचित नहीं होगा। नहीं, लेकिन आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई जवाब अभी तक नहीं पेश कर पाए। लोकसभा चुनाव में जो हुआ उसके बाद आपने सीखा क्या? मेरा ये सवाल था। नहीं, देखिए, नरेंद्र मोदी, अगर आपने नरेंद्र मोदी की बात की है तो हम ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की कैंपेन काफ़ी सफल रही, लोगों का उनको अच्छा उत्साह मिला, अच्छा रिस्पांस मिला,
और अगर भारतीय जनता पार्टी ही को आप देख लें पूरा ही पूरी, तो सिवाय नरेंद्र मोदी के और कुछ भी नहीं था भारतीय जनता पार्टी में। महाराष्ट्र के लोकल लीडरों में किसी में कोई करिश्मा नहीं था। अब ठीक है, नरेंद्र मोदी की लहर पर यहाँ महाराष्ट्र में सरकार बनती है तो बनेगी। अब उसके बाद वो किस तरह का परफॉर्मेंस होता है, कौन मुख्यमंत्री योग्य होगा। मेनन साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत वर्षों के बाद माजिद भाई, मैं एक बात आपको बताऊं, आपको भी इस बात का एहसास होगा, बहुत वर्षों के बाद कोई ऐसा नेता आया है जो सरकार का भी नेतृत्व कर रहा है और पार्टी का भी नेतृत्व कर रहा है, पार्टी का भी नेता है और सरकार का भी नेता है। इससे पहले क्या हो रहा था, जो प्रधानमंत्री थे न तो सरकार के नेता थे, न पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसलिए जो है वो एनसीपी को मैं कह सकता हूं कि कोई एनसीपी का शरद पवार साहब जो है वो पार्टी का भी नेतृत्व करते हैं और सरकार बनती है जहां वहां पर भी नेतृत्व करते हैं। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी पार्टी के भी नेता हैं और पार्टी के नेता ही नहीं है बल्कि देश के नेता हैं और देश उनको सुनना चाहता है, देश उनकी बात को स्वीकार करता है और देश में उनकी लोकप्रियता और एक्सेप्टेबिलिटी जी मेमन साहब तौर से मेमन साहब जवाब देना चाह रहे हैं, बिना सवाल के घेरे में खड़ी हुई है। इसलिए आज जो है जी नहीं, मैं इसका जवाब दूं कि देखिए, ये कहना कि नरेंद्र मोदी एक पहले ऐसे नेता हैं जो सरकार के को भी लीड अच्छी तरह कर रहे हैं और पार्टी को भी अच्छी तरह लीड कर रहे हैं, मैं समझता हूं ये पूरी तरह सही नहीं है। इससे पहले कई हमारे इतिहास में नेता, शरद पवार खुद भी, के बाद शरद पवार जब सरकार में रहे, केंद्र में भी, राज्य में भी, और पूरा वो संभालते रहे थे। नहीं, शरद पवार का कद जो है वो उससे कंपेयर ना करें आप। और नरेंद्र मोदी को अभी परीक्षा से गुजरना है। अभी तो उन्हें केंद्र में सरकार संभाले 15 हफ्ते नहीं हुए हैं अभी, तो उनका परफॉर्मेंस अभी तो जांचा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट मिला जाएगा। अब इतना जल्दबाजी ना करें। नकवी साहब, ये सर्टिफिकेट नहीं होगा अगर यहाँ जीत होती है तो। नहीं, ये चुनाव जीतना और बात है और सरकार चलाना दूसरी बात है। सेकुलरिज्म के सियासी सूरमा है, अपना सुपड़ा साफ होने के बावजूद भी जो उस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जो जमीन बोल रही है, जो हकीकत बोल रही है, उसको लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आज जो है वो सेकुलरिज्म के सियासी सुरमाओं की देश को जरूरत नहीं है। आज देश को जरूरत है कि सुशासन कौन कर सकता है। आज देश को जरूरत है कि देश को समृद्धि के रास्ते पे कौन ले जा सकता है। आज देश को जरूरत है कि देश की सुरक्षा की गारंटी कौन दे सकता है। इसलिए आज जो है वो लोगों का मिजाज भी बदला है, मूड भी बदला है, और जो सियासी मूड और मिजाज है अगर उसको कोई भांप नहीं सकता और उसको अगर कोई देख नहीं सकता तो ठीक है, चलने दीजिए। वक्त खत्म होता हुआ। नकवी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेमन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात जो नकवी साहब कह रहे हैं काफी हद तक सही लग रही है कि क्या अभी तक विपक्ष से स्वीकार भी करने को तैयार नहीं है कि देश का मूड क्या है, देश की नब्ज नरेंद्र मोदी बार बार सही पकड़ रहे हैं और विपक्ष के पास अभी तक कोई जवाब तो नहीं दिख रहा है।